हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी कहानियाँ जो हमारे आसपास घट रहा है उसी परिवेश से ली गई हैं। प्रस्तुत कहानी नंद और भाभी के पवित्र रिश्तों पर आधारित है कि कैसे एक दूसरे के घर से आई लड़की कैसे उस घर में प्रेम से उन रिश्तों को अपनाती है। प्रस्तुत कहानी मृदुला जी द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक है दुखवा मैं कासे कहूँ। बहू, वह इस घर में क्या हो रहा है? क्या बुआ जी, यह क्या मुझे बताना पड़ेगा? अरे, जिस लड़की ने मेरे मुंह पे इतनी बड़ी बात कह दी वह तेरा क्या लिहाज करेगी भला? आप सब कुछ तो देख रही हैं ना बुआ जी? हाँ, देख ही रही हूँ। उस लड़की का ना तो दिमाग बस में है और ना ही जवान। पर क्यों बुआ जी? नंदिनी का स्वर व्यथा से भर्रा उठा। मैं मीता और गीता को बचपन से जानती हूँ। बहुत प्यारी बच्चियाँ थीं। इनके बड़े होने के दौरान मेरा इधर आना जाना कम हो गया। अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियाँ बढ़ रही थीं। तुम्हारे ब्याह तक मैं न आ सकी। पर सच कहूँ बहू, तुम्हें देखने का मन बहुत तरस रहा था। तरसे भी क्यों ना। वह जो तुम्हारा दूल्हा है ना, विनोद, वह मेरी ही गोद में पलकर बड़ा हुआ है। मेरे यहाँ रहते मजाल है भाभी जी के पास चला जाए। मेरे पास खाना, मेरे पास सोना। मेरे भैया हंसकर कहा करते थे, पार्वती ने तो इसे जन्म दिया है पर माँ तो तुम्हें ही मानता है। बुआ जी, पहले आप इतना आया करती थी, अब क्यों नहीं? मेरे ब्याह को ही 4 साल होने को आए हैं, पर मैं पहली दफ़ा आपसे मिल रही हूँ। गृहस्थी में क्यों और कब नहीं हुआ करते बहू। जब मौका मिला मैं चली आई। तुम्हें और तुम्हारे बेटे अंकुर को देखकर तो जी खुश हो गया। पर जब से एक मीता आई है, सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है, जैसे जैसे अंदर कुछ सुलग रहा है। दोनों दीदियाँ में से कोई भी आए पर ऐसा ही हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। माँ बदल जाती है, विनोद बदल जाते हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती पाती। कहते ही नंदिनी का गला भर्रा उठा। बुआ जी, विनोद के दिवंगत पिता की सगी बहन नहीं थी, दूर के रिश्ते की बहन थी। दोनों परिवार एक ही शहर में रहते थे। आना जाना बराबर बना रहा। मन मिल जाए तो रिश्ते मजबूत हो ही जाते हैं। विनोद के पिता और बुआ जी सगे भाई बहनों की तरह पले। दोनों बड़े हुए, पढ़े लिखे, शादी ब्याह हुआ, पर दिलों में फांस नहीं आई। मायके के अधिकार से ही बुआ जी यहाँ आती रही हैं। विनोद की दोनों बहनें मीता और गीता का ब्याह मीता के पिता के रहते ही हो गया। पिता की मृत्यु के समय विनोद भी पढ़ लिख कर एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर लग चुका था। घर का मकान था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। माँ पार्वती अक्ल की धनी थी। जिंदगी में धक्का लगा पर फिर भी यथावत चलने लगी। विनोद का ब्याह हुआ, सब आए, धूमधाम से शादी हुई। रूपवती, गुणवती, संस्कारशीला नंदिनी ने सभी का मन मोह लिया। बुआ जी इस ब्याह में भी नहीं आ सकी थीं। अब हुआ था उनका आना। पार्वती ने पति की अग्रजा का पूर्वत आदर से स्वागत किया। बहन जी, बहुत दिनों के बाद राह दिखाई, अब जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। विनोद तो बुआ के गले से चिपक कर रह गया। अच्छी मेरी बुआ, शादी तक में तो नहीं आई आप? पैरों पर झुकी नंदिनी को एक बाह में समेटती, उसके 6-7 माह के बेटे अंकुर को दूसरी बाह में झुलाती बुआ जी उमंग से बोली, देखा, फ़ायदे में रही ना, सूद के साथ ब्याज दोनों साथ मिल गए। बुआ जी के आने से घर में रौनक आ गई। नंदिनी बहुत ही जल्दी उनसे हिलमिल गई, जैसे शुरू से ही हो रहती आई हो। सब में खुशी हो तो दिन पंख लगाकर उड़ने लगते हैं। तभी इस प्यार भरे वातावरण में एक दिन हलचल सी मची। एक दिन बिना पूर्व सूचना के मीता आ पहुंची। अकेली वह अक्सर ऐसे ही आ जाती है। बुआ जी ने महसूस किया कि उसके आते ही घर के खुले वातावरण के ऊपर तनाव की चादर तन गई थी। वह माँ के साथ कमरे में बैठी खुसुर फुसुर करती रहती थी। वहीं से आवाज़ें देती, भाभी, मेरा नाश्ता कमरे में ही दे जाना। नंदिनी, एक प्याला चाय बना ला, गरम गरम मसाले वाली। क्या अभी तक खाना नहीं बना? क्या कर रही थी? मुन्ना का बहाना अच्छा है। अरे, हम तो 3-3 बच्चों के साथ गृहस्थी चला रहे हैं। माँ,
तुमने इसे बहुत छूट दे रखी है, तुम्हारा भी ख्याल नहीं रखती है। इस तरह की बातों का अंत ही न था। वह हैरान थी कि भाभी को क्या हो गया है। वह बेटी की इस उल जलूल बातों को चुपचाप सह जाती हैं। लड़की घर में आग लगाई जा रही है और माँ चुपचाप तमाशा देख रही है। इस घर में ऐसा रिवाज नहीं था। सुबह तो विनोद को तैयार होकर दफ्तर जाने की जल्दी होती, पर उसके दफ्तर से लौटते ही मीता भाई का पर हावी हो जाती। भैया, मुझे कल शॉपिंग में ले चलना, भूल मत जाना। हाँ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फिल्म लगी है, जल्दी से दिखा दो ना भैया। सुना है इसमें शाहरुख खान का गजब का काम है। इच्छाओं की अभिव्यक्ति का ना और था ना ही छोर था। मीता को आए 8 दिन हो गए थे। बुआ जी को लगा जैसे 8 साल बीत गए हों। बुआ जी चकित थी, भ्रमित थी। यह तो स्पष्ट था कि नंदिनी उसके व्यंग्य का निशाना है, पर क्यों? क्या यह सनातन नंद धर्म निभा रही है? क्या इसे अपने घर जाने की जल्दी नहीं है? एक दिन बुआ जी ने पूछ ही लिया, मीता, तेरे पीछे तेरे बच्चों की देखभाल कौन करता है? तुम्हारे दामाद है ना घर में? मीता के स्वर में अशिष्टता नहीं तो ढिठाई जरूर थी। तुझे इतनी जल्दी जल्दी मायके आने की फुर्सत मिल जाती है? मीता बेशर्मी से हंस पड़ी। जहाँ तक मुझे याद है बुआ, तुम भी यहाँ अपने मायके जब तक आती ही रहती थी, और इस वक्त भी तुम अपने मायके ही आई हुई हो। रसोई में काम करती नंदिनी काँप उठी। बुआ जी से आज तक इस तरह किसी से बात नहीं की थी। दीदी मुझे कुछ भी कह लें, पर बुआ जी नहीं, माँ ज़रूर टोकेंगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खुले दरवाजे से झांककर नंदिनी ने देखा, दोनों माँ बेटी उठकर लान में चली गईं। बुआ जी निर्विकार भाव से बैठी सरसों के साग से डंठल छीलती रहीं। पास ही शहर में विनोद की मौसेरी बहन की शादी थी। मीता ने प्रोग्राम बना लिया, मैं तो जाऊंगी ही, माँ और भैया भी चलेंगे। लौटते समय मुझे घर छोड़ते जाना। बच्चे मामा और नानी को देखकर बहुत खुश होंगे। बुआ जी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। वह हैरान थी, इस लड़की को क्या हो गया है? और भाभी, उन पर तो जैसे इस लड़की ने कुछ जादू कर रखा हो। न्याय न्याय, अन्याय, उचित अनुचित किसी का ख्याल ही नहीं है। अन्याय हो रहा है, बिना प्रतिवाद उसे सहन किया जा रहा है। क्या इतिहास फिर अपने को दोहरा रहा है? उन लोगों के जाने के बाद बुआ जी को लगा कि वह घुटन भरे बंद कमरे से बाहर खुली हवा में आ गई हैं। घर में व्याप्त तनाव धीमे जहर की तरह इंसान की सांसों को विषाक्त करने लगता है। सांसें बोझिल हो जाती हैं, तीखी कड़वाहट से भर जाती हैं, और बड़ी कड़वाहट सारे व्यक्तित्व में प्रकट होने लगती है। पर कुदरत का करिश्मा तो देखो, तनाव का कारण खत्म हो जाए तो पल भर में तनाव यूं उड़न छू हो जाता है जैसे सूरज की एक किरण घने कोहरे को भेद कर उजास भर दे। उजास भरे ऐसे वातावरण में बुआ जी ने नंदिनी से पूछा कि क्या ब्याह से के समय से ही ऐसा चल रहा है? तो नंदिनी ने कहा, विदा होकर यहाँ आई तो घर आंगन प्यार और स्वागत के रंग से रंगा था। मीता और गीता दोनों हंस कर लोगों को बधाइयाँ ले रही थीं। 2 दिन बाद बहू भात की रस्म थी। खाना सभी को पसंद आया। घर के सभी लोग खाने की तारीफ कर रहे थे। विनोद की माँ, भाग्यशाली हो तुम, बहू जितनी गुणी है उतनी ही सुंदर है। बड़े नंदोई जी तो तारीफों के पुल ही बांध रहे थे। उन्होंने मूंग की दाल का हलवा मुंह में रखकर कहा, मीता देखो, इसे कहते हैं खाना, वाह क्या स्वाद है। अरे भाई साले साहब, हमें तो आप पर रश्क होने लगा है। पत्नी सुंदर भी है, गुणी भी। मैं तो कहता हूँ मीता, यह हलवा बनाना तुम भी अपनी भाभी से सीख ही लो। तुम्हारे बनाए हलवे में वह बात नहीं होती। मैं जानती हूँ जीजा जी घर में आई नई बहू का मान रखने के लिए बढ़ चढ़ कर तारीफ़ कर रहे थे। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर बाद में दीदी के रवैये के कारण खोजता मन जब पीछे की ओर झांकने लगा तो उसी क्षण आप आकर अटक गया। जीजाजी के शब्द सुनते ही दीदी का चेहरा क्रोध और ईर्ष्या से भभक उठा था। ईर्ष्या की फुंकार को भीतर ही भीतर घुटकते उन्होंने मुझे अजीब नज़रों से देखा। अब लगता है ठीक उसी क्षण दीदी मेरी शत्रु बन बैठी थी। सबके सामने जीजाजी द्वारा मेरे मुकाबले अपना पलड़ा हल्का देख शायद उनके अंदर की नारी सुलभ ईर्ष्या पूरे वेग से जाग उठी थी।
उसके बाद दोनों बहनें देर तक बंद कमरे में खुसर फुसर करती रही थीं। छोटी दीदी तो हर बात में बड़ी दीदी की हाँ में हाँ मिलाती हैं। अगले ही दिन दोनों बहनें लौट गईं। कुछ दिन बाद माँ के साथ के नाम दीदी का एक लंबा पत्र आया। पढ़ने के बाद माँ भ्रमित सी भटकी भटकी सी लगी थी। बुआ जी, आप तो जानती ही हैं, नए घर में आकर बहुत कुछ घटित होता रहता है कि बहुत ही छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं जाता। मैंने भी उधर खास ध्यान नहीं दिया। लगभग 10 महीने बाद एक दिन अचानक ही मीता दीदी घर आ पहुंची। जैसे अभी आई वक्त की बात। पहली ही शाम विनोद मेरे लिए समर सिल्क की साड़ी और झुमके लाए थे। मेरा जन्मदिन था। देखते ही दीदी बौखला उठी। अभी तो रानी जी के पास शादी की ही ढेरों साड़ियाँ रखी हैं। भैया बहुत सिर पर चढ़ा रहे हैं भाभी को। हमारे जन्मदिन पर तो कभी भैया ने झुमके क्या एक छल्ला तक नहीं दिया। हमारी छोड़ो, बीवी के लिए क्या के लिए लाए थे, साथ ही माँ के लिए एक साड़ी ले आते। माँ ने बीच में टोका। मेरे पास बहुत ही है री। दीदी ने उन्हें बीच में घुड़क दिया। गहने कपड़े तो नंदिनी के पास भी बहुत हैं। बहुत हैं, यह तो मानने वाली बात है। भैया ने अभी भी तुम्हें मानना छोड़ दिया है। आगे पता नहीं क्या होगा। रानी जी को अपने रूप का बहुत घमंड है। बुआ जी, मेरे तो वक्त थम सा गया। जो अपराध मैंने किया ही नहीं, उसकी सज़ा मुझे क्यों। इसके साथ दोनों बहनों में साझेदारी हो गई। हर दूसरे तीसरे महीने दोनों में से एक आ जाती है। मैं छलनी होती रहती हूँ। साजिश यह है कि विनोद के सामने ताने एकदम बंद हो जाते हैं। उनके सामने मायके की याद, भाई का प्यार, माँ की ममता आदि की दुहाइयाँ दी जाती हैं। मैं न्याय के लिए किसके सामने आंचल फैलाऊँ। इस घर में इतना कुछ है, घर किस काम का। नंदिनी सुबक पड़ी। बुआ जी अपना हाथ बढ़ाकर नंदिनी को हाथ से थाम लिया। देर तक दोनों के बीच मौन पड़ा रहा। फिर अचानक बुआ जी फुसफुसाई, इतिहास खुद को दोहराता क्यों है। क्या क्या कहा आपने बुआ जी। सुन बहू, मन की विकृति जब आचरण में ढल जाए तो कमज़ोर पड़ रहे उसके प्रभाव को नहीं रोका जा सकता। डटकर उसका मुकाबला करना पड़ता है। बुआ जी, पर मैं। पहले मेरी बात सुन, पीछे निर्णय करना। आज मैं अपने जीवन का एक बंद कमरा तेरे सामने खोल रही हूँ। वह भी इसलिए कि तेरे साथ अन्याय हो रहा है, वैसे जैसे मेरी सास के साथ हुआ था। बुआ जी, आप क्या कह रही हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हैरान मत हो। इंसान का मन विचित्र है। उसकी सोच एकदम भटकन की भूल भुलैया में फंस जाए तो इंसान या तो शैतान बन जाता है या मानसिक रोगी। अब ध्यान से सुन। मेरे ससुर की 3 बेटियां थीं। उस जमाने में छोटी उम्र में ब्याह हो जाते थे। तीनों बेटियां ब्याही गईं। ससुर 40 के ही हुए थे कि मेरी सास गुजर गईं। बड़ी जमींदारी, फैला कारोबार, पर आगे बढ़ाने वाला वंशज नहीं। सगे संबंधी और आस पड़ोस वाले दूसरे ब्याह के लिए पीछे पड़ गए। अंततोगत्वा 45 की उम्र में उन्होंने एक 14 साल की लड़की से ब्याह कर लिया। प्रकृति की लीला देखिए, 1.5 साल बीतते ना बीतते एक लड़का हो गया। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई, पर तीनों बहनों को सांप सूंघ गया। पिता की ज़मीन जायदाद जिस पर वे आंखें गड़ाई थीं, अब तो उसका एक वारिस आ गया। उनका आक्रोश किस पर निकला? उस अबला सास पर, जो उम्र में उनकी बेटी के समान थी, मीता गीता की तरह। वे भी जब तक मायके आ धमकती, माँ के खिलाफ पिता को भड़काती। पिता पहले ही बेटी से छोटी उम्र की लड़की से ब्याह करने के अपराध बोध से ग्रस्त थे। पत्नी के उठते यौवन के सामने अपने आसन्न बुढ़ापे को हीन भावना से डरा सहमा था। बेटियों के भड़काने पर उसे एक राह मिल जाती। हवेली के बीच आंगन में पत्नी को बुलाकर वह बेरहमी से उसे पीट डालता। घूंघट में लिपटी वह अबला सोच भी न पाती उसे किस अपराध के लिए पीटा जा रहा है। नंदिनी 13 साल के लंबे समय तक वह असहाय औरत इसी तरह पिटती रही। अब तो उसका बेटा भी 13 बरस पार कर गया था। पिता को जल्दी थी। 14वें बरस में बेटे का ब्याह कर दिया। बहू की उम्र भी यही 13 के आसपास थी। बुआ जी, लड़के का ब्याह? आपकी सास और आप? मारे आश्चर्य की नंदिनी का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ नंदिनी, मैं ही उस घर की बहू बनकर गई थी। बचपन से ही मैं अन्याय नहीं सह सकती थी।
जल्दी ही यहाँ का रवैया मेरी समझ में आ गया। अपनी सास की पीड़ा से मेरा रोम रोम जल उठा। अगली बार मेरी ननद आई तो ससुर जी हाथ में डंडा उठाए दहाड़े। यहाँ थरथर काँपती मेरी सास आंगन में आई। ससुर ने हाथ उठाया। इस बार पासा पलट चुका था। मुंह पर घूंघट डाले मैंने हाथ बढ़कर ससुर का हाथ ऊपर उठा हाथ पकड़ लिया। वहाँ तो जैसे बिजली गिर गई। ससुर जी, मैं अन्याय नहीं सह सकती हूँ। आप इस औरत को ब्याह कर इस घर में लाए हैं। यह अपने आप भागकर यहाँ नहीं पड़ी हुई है। आपको वारिस चाहिए था, इसने दिया, और आप खुशी जाहिर करने की जगह इस मासूम की हड्डियाँ तोड़ते हैं। और यह ननद जी, ब्याह के बाद लड़की का ससुराल घर होता है। यह रोज़ रोज़ यहाँ क्यों चली आती है आग लगाने को? यह मेरी सास का घर है, वह यहाँ की मालकिन है। ससुर जी, आप अपनी बेटियों को समझा दें कि बेटियों की तरह रहना है तो तीज त्यौहार पर आएँ, बुलाने पर आए जाएँ तो जो हमसे बन पड़ेगा दे दिया जाएगा, विदा कर दिया करेंगे। आज के बाद यह अन्याय मैं इस घर में नहीं होने दूंगी। आपकी तो सास तो, अरे बहू क्या बताऊं, उस दिन मेरे पैर पकड़कर वह जो रोई मैं पैर छुड़ाऊं वह कसकर और पकड़ ले। उस रोने में आशीर्वाद की सुक्तियाँ थीं, बरसों की यंत्रणा से मुक्त होने का आह्लाद था, नारी की अस्मिता से जुड़ जाने का दर्द था, दर्द के कांटों से छलने हुए दिल की करुण पुकार थी। क्या नहीं था उस रुदन में। अन्याय का विरोध धर्म संगत है। चुपचाप अन्याय सहते जाना अन्याय को बढ़ावा देना है। बुआ जी का यह कथन नंदिनी के मन प्राण पर छा गया था। अंकुर का पहला जन्मदिन था। दोनों बहनें 5 दिन पहले ही आ गई थीं। हमारे घर में भैया के बाद यही नन्हा आया है। मैं अपनी सास से कहकर आई हूँ उसके जन्मदिन में मैं गले का हार लेकर जाऊँगी। गीता ने भी मीता की हाँ में हाँ मिलाई। माँ दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रसोई में चाय बनाती नंदिनी तक आवाज़ पहुँची। वह समझ गई कि माँ के माध्यम से उसे ही सुनाया जा रहा है। वह धीरे से मन ही मन मुस्कुरा दी कि देखते हैं। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। तीसरे दिन की बात है। विनोद नाश्ता करके दफ्तर जा चुका था। ये सब भी नाश्ता आदि करके अंदर के बरामदे में बैठे गप्पे हाँक रहे थे। नंदिनी भी मटर की टोकरी उठाकर वहीं आ बैठी। माँ ने मटर छीलने को हाथ बढ़ाया तो मीता ने टोक दिया, 2 मिनट तो आराम से बैठ लो माँ। नंदिनी बैठी बैठी और क्या करेगी। बातें करते करते मीता अपने ससुराल के लोगों पर आ गई। माँ, मैं तो अपनी ननद सी इंदु से बहुत तंग आ गई हूँ। जब देखो मायके आ धमकती है। अरे शादी ब्याह हो गया तो रहो अपने घर आराम से, पर नहीं, कभी माँ की याद आ जाती है, कभी भाई का लाड़ उमड़ पड़ता है, और कोई कहाँ तक करे। मटर छीलती नंदिनी को जिस मौके की तलाश थी वह उसे मिल गया। वह झट से बोली, दीदी, जो खुद शीशे के घर में रहते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। शब्द थे या बम विस्फोट। लगा चारों ओर आग लग गई है। मीता दहाड़ी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे जवान लड़ाती हो। जवान नहीं लड़ा रही हूँ, वास्तविकता बता रही हूँ। नंदिनी की आवाज़ शांत थी। तुम मेरे घर में ही मुझे ऊँच-नीच सिखाने चली हो। गुस्से में मीता की आवाज़ फटी जा रही थी। नहीं, आपका घर नहीं, आपका मायका। माँ, देख रही हो इसकी हिम्मत। आपने अभी खुद ही तो अपने मुंह से कहा नंद की शादी कर दी, रहे अपने घर पर, बार बार मायके क्यों चली आती है। यही प्रश्न मैं आपसे करूं तो आपका क्या जवाब होगा दीदी। तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो। गुस्से के मारे मीता के मुख से झाग निकलने लगा। मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरा मन मिलने को करेगा मैं आऊँगी। यही तो मैं आपकी ननद की बात है, यही तो आपकी ननद भी कहती है। तुम कहना क्या चाहती हो। मतलब आप भी जानती हैं और छोटी दीदी भी। यह तो समाज के बनाए नियम है। लड़की को मायका छोड़कर पति के घर जाकर अपना घर बसाना होता है। क्यों माँ, मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ ना। पिछले कुछ ही क्षणों में नंदिनी की बातों से बेटी के जादू में फंसी माँ का तिलिस्म झटके से टूट गया। पर कुछ कहे इससे पहले ही नंदिनी उठकर
वह मीता के पास फर्श पर बैठ गई। दीदी, मेरी बात का यकीन करोगी? जब मेरा रिश्ता यहाँ पर तय हुआ तो मुझे लगा कि विनोद की 2 बड़ी बहनें हैं। तो जानती हैं, मैं खुशी से झूम उठी थी। वहाँ उस घर में एक मैं, एक भैया, एक बहन की ललक हमेशा मन में लगी रही। आप सोच नहीं सकती, मुझे लगा अब तो दोनों बड़ी बहनों से खूब लाड़ लड़वाऊंगी, प्यार करूंगी, रूठ जाऊंगी। दिलों में प्यार हो तो रोटी भी मिल बांट कर खा लेने में तृप्ति होती है। प्यार नहीं तो भंडारे भरे रहे वो किस काम के। कहते कहते नंदिनी ने मीता की घुटनों पर सिर रखकर आंखें मूंद ली। अनायास ही मीता ने भाभी का सिर सहलाना शुरू कर दिया। अंकुर के जन्मदिन की पार्टी समाप्त हो चुकी थी। आज दोनों बहनें वापस जा रही थीं। नंदिनी 2 पैकेट लेकर उनके कमरे में आई। दीदी, यह आप दोनों के लिए है। क्या है भाई? खोलकर देखिए ना। दोनों पैकेट में एक एक डिब्बा था और डिब्बों में मोतियों के कंगन थे। दोनों बहनें प्रतिवाद करती। इससे पहले ही नंदिनी ने कंगन उठाकर नंदों को पहनाने शुरू कर दिए। गले का हार तो आपने माँ से अभी मांगा था। ये कंगन तो विनोद और मैंने पिछले महीने ही बनवा के रख लिए थे। आपको सरप्राइज़ गिफ्ट जो देना था हमें आपको। इनकार मत करना दीदी। हाँ, पसंद ना हो तो बदले जा सकते हैं। अगले ही क्षण माँ उस कमरे में आई तो खड़ी रह गई। दोनों बहनें भाभी को बांधे खड़ी थीं और तीनों जोड़ी आंखों से गंगा, यमुना, सरस्वती की धारा बहकर सारा कलुष धो रही थी। इसी के साथ एक सुखद समाप्ति हुई। अगर आपको मेरा ये प्रयास सार्थक लगा तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप कमेंट के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि इसी से मुझे ऊर्जा मिलती है। और अपने दूसरे साथियों को शेयर करते चलें, जिससे कि हमारी यह यात्रा आगे बढ़ती चले। धन्यवाद।